हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे अकाउंट रिवीजन सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे डिवेंचर। इसके पहले हमने शेयर्स पढ़ लिया था, शेयर्स का इशू भी पढ़ लिया था और फॉरफीचर और री इशू भी। ठीक, डिवेंचर अगर हम बात करें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की, तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से सेम जैसा शेयर है वैसा ही डिवेंचर है। थोड़ा सा थ्योरी का कॉन्सेप्ट अलग है, तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपसे शेयर बनता है तो आपसे डिवेंचर बनेगा, और अगर आपसे शेयर नहीं बनता है तो डिवेंचर भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये कि शेयर और डिवेंचर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एकदम पूरी तरह से ये कनेक्टेड है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। चाहे हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और चाहे न्यूमेरिकल, दोनों के क्वेश्चंस थ्योरी के भी आते हैं कंफर्म, और न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस दोनों के आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी का। ठीक, तो डिवेंचर क्या होता है और क्या चीज होती है डिवेंचर के। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, अ डिवेंचर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत होती है, तो कंपनी इशू करती है क्या, डिवेंचर्स। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला कि डिवेंचर इशू किए जाते हैं फॉर रेजिंग द लॉन्ग टर्म लोन बाय अ कंपनी। कंपनी के द्वारा जब भी लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत होती है तो हम कंपनी डिवेंचर इशू करती है। ठीक है, द टर्म डिवेंचर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिवर। डिवेंचर जो है वो शब्द कहां से आया है, लैटिन वर्ड से डिवर, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू बारो। जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू बारो, बारो करना मतलब उधार लेना। ठीक, अगला पॉइंट है, डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील। डिवेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के कॉमन सील के अंदर, कंपनी के कॉमन सील के अंडर पे इशू किया जाता है। एक्नॉलेजिंग का डेप्ट। एक्नॉलेजिंग का डेप्ट का मतलब कि कंपनी ये जो इंस्ट्रूमेंट इशू करती है डिवेंचर, वो सिर्फ अपने लिए गए लोन की स्वीकारता को प्रकट करता है। स्वीकारता को प्रकट करता है मतलब कहना चाहिए कि अपने द्वारा लिए गए लोन की जानकारी देता है। कंपनी द्वारा लिए गए लोन की जानकारी देता है। हैविंग टर्म्स, और उस डिवेंचर पे कुछ टर्म्स और कंडीशन होती हैं। क्या टर्म्स और कंडीशन होती है, हैविंग टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें कंडीशंस होती हैं, टर्म्स होती हैं कि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट प्लस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और उस पर इंटरेस्ट जो कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट पेमेंट करने की बात होती है यूजली हाफ ईयरली। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है कंपनी के द्वारा वो यूजली हाफ ईयरली पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम ईयरली नहीं कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली ये हाफ ईयरली पे कर दिया जाता है एट अ फिक्स्ड रेट, एक निश्चित दर से। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो एक निश्चित दर से, फिक्स्ड रेट स्पेसिफाइड होता है, उसी फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। अगला पॉइंट है, डिवेंचर होल्डर गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो नोन एज कूपन रेट। डिवेंचर होल्डर्स को जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, डिवेंचर होल्डर्स को जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कूपन रेट भी कहते हैं। द इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिवेंचर होल्डर्स को जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो कंपनी के लिए चार्ज होता है। चार्ज का मतलब है इट इज कंपल्सरी पेमेंट। जो इंटरेस्ट दिया जाता है डिवेंचर्स पर वो कंपल्सरी पेमेंट होता है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो और चाहे लॉस हो रहा है, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है और डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है। तो शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड, और डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट का क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद हम फीचर्स की बात करते हैं कि डिवेंचर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है, डिवेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेप्ट बाय द कंपनी। डिवेंचर एक लिखित दस्तावेज, डिवेंचर क्या है, एक लिखित दस्तावेज है, या हम कहें एक सर्टिफिकेट है, एक्नॉलेजिंग डेप्ट बाय द कंपनी। कंपनी द्वारा लिए गए उधार, कंपनी द्वारा लिए गए लोन का एक्नॉलेजमेंट करता है, मतलब एक एविडेंस देता है, एक एविडेंस देता है।
इट कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवेंचर पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिवेंचर पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इट कैरीज द प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, डिवेंचर पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की बात तो होती है, और एक ये प्रॉमिस भी होता है कि जो भी डिवेंचर होल्डर को है, जितना भी उसने लोन दिया हुआ है, जितना भी उसने डिवेंचर्स पे मनी कंपनी को दिया हुआ है, उस पर उसे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एट रेगुलर इंटरवल। जो इंटरवल होगा इंटरेस्ट देने का वो रेगुलर होगा, चाहे वो ईयरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, और चाहे वो क्वार्टरली हो। ठीक, अगला है डिवेंचर इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है काहे के लिए? लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा लिए गए लोन। और लास्ट पॉइंट है इट डज नॉट कैरी वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता है, मतलब वो वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। यहीं पे शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, पर डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन शेयर्स और डिवेंचर, और दोनों का डिफरेंस हम समझते हैं और दोनों को शेयर और डिवेंचर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्क है दोनों में। और ये जो शेयर और डिवेंचर का डिफरेंस है, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं शेयर्स में और डिवेंचर्स में। तो सबसे पहला बेसिस है हमारा सिंबल का। अ शेयर इज अ सिंबल ऑफ ऑनरशिप। शेयर क्या है? अ सिंबल ऑफ ऑनरशिप, मतलब अगर मेरे पास शेयर है, अगर मेरे पास शेयर है किसी भी कंपनी का, तो शेयर जिसके पास भी है वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर, वो कहलाता है कंपनी का ओनर। तो शेयर एक सिंबल है किसका? ओनरशिप का। अ डिवेंचर इज अ सिंबल ऑफ लोन, पर अगर मेरे पास डिवेंचर है तो डिवेंचर सिंबल है काहेगा? लोन का, कि हमने कंपनी को क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। दूसरा बेसिस है नेचर ऑफ सिक्योरिटी। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, इट इज ऑनरशिप सिक्योरिटी। शेयर जो है वो ऑनरशिप की सिक्योरिटी है, और जो डिवेंचर है इट इज अ क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ओनरशिप को बताता है और ये बताता है क्रेडिटरशिप को। ठीक, तीसरा पॉइंट है वोटिंग राइट। शेयर होल्डर इंजॉयज द वोटिंग राइट। शेयर होल्डर के पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है, वो वोट को कास्ट कर सकता है इन जनरल मीटिंग्स। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होता है डज नॉट हैव वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, मतलब वो वोटिंग राइट को एंजॉय नहीं करता है। अगला पॉइंट है बेसिस नेचर ऑफ रिटर्न। नेचर ऑफ रिटर्न का मतलब है कि डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है और शेयर होल्डर को क्या मिलता है इन रिटर्न। अगर हम किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रहे हैं तो हमें रिटर्न पे क्या मिलेगा, या हम डिवेंचर परचेज कर रहे हैं तो डिवेंचर होल्डर को क्या रिटर्न पे मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर्स, तो शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, मतलब शेयर होल्डर रिसीव्ड डिविडेंड। ठीक, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जो शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है, वो जो डिविडेंड होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। पर डिवेंचर के साथ ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और कैसा इंटरेस्ट मिलता है? एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और डिवेंचर होल्डर्स को जो कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है कंपनी के लिए, वो इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब चार्ज का मतलब है ये कंपलसरी पेमेंट है, वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्टिबिलिटी। अगला बेसिस हमारा कन्वर्टिबिलिटी। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड का मतलब है कि हमारे जो शेयर्स हैं वो डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिवेंचर्स है वो शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। डिवेंचर जो है हमारा वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो शेयर है वो डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद है सिक्योरिटी। अ शेयर इज अनसिक्योर्ड। शेयर जो होता है वो क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, या फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसा कि डिवेंचर कैरी करता है।
तो ये अनसिक्योर्ड होता है। प्रॉफिट होने पे इस पे रिटर्न मिलता है, डिविडेंड रिसीव होता है, और प्रॉफिट ना होने पे कोई भी डिविडेंड रिसीव नहीं होता है। मतलब इसमें रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। अ डिवेंचर इज सिक्योर्ड, डिवेंचर जो होता है वो क्या होता है, सिक्योर्ड होता है ऑन द फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। ऑन द फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि डिवेंचर जो होते हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे तो वहां पे हम सिक्योर्ड डिवेंचर समझेंगे, और वहां पे हम समझेंगे फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। अ डिवेंचर इज सिक्योर्ड, सिक्योर्ड डिवेंचर को ही मॉर्गेज डिवेंचर कहा जाता है। मतलब कहने का ये कि जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी कुछ एसेट्स अपनी मॉर्गेज करती है, उसके अगेंस्ट में वो डिवेंचर को क्या करती है, इशू करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के पास मान लेते हैं प्लांट है, मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये, जब किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट में कोई भी डिवेंचर इशू किया जा रहा हो, जैसे किसी प्लांट के बदले में डिवेंचर इशू किया जा रहा हो, प्लांट को गिरवी रख के, प्लांट को मॉर्गेज बना के अगर डिवेंचर इशू किया जा रहा, तो वो कहलाता है फिक्स्ड। अगर कोई पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, फिक्स्ड चार्ज। लेकिन अगर हम सिर्फ एसेट्स बता दें, अगर हम ऐसा कह दें कि एसेट्स के अगेंस्ट में हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं पर किसी पर्टिकुलर एसेट का नाम नहीं बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एसेट का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी एसेट पे है अगर वो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा फ्लोटिंग चार्ज। जब पर्टिकुलर एसेट की बात होगी तो फिक्स्ड चार्ज कहलाएगा, और जब हम ग्रुप में किसी भी एसेट की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, फ्लोटिंग चार्ज। लास्ट पॉइंट है इशू एट डिस्काउंट। शेयर्स हमने जब पढ़ा था तो हमने शेयर को दो तरीके से देखा था इशू करने के लिए, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट भी था, लेकिन इशूड एट डिस्काउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन थे। मतलब कहने के लिए इशूड एट डिस्काउंट वाले शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं हो रहे थे, ठीक है, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते थे जो डिस्काउंट पे इशू होते थे, और वो किसको इशू होते थे, वो कंपनी अपने इंप्लॉइज को, अपने प्रोमोटर्स को इशू करती थी, ठीक है। Restrictions have been imposed on issue of shares at discount। अगर हमें अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना है तो उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। मतलब ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, कुछ नियम और कानून है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। लेकिन बात अगर डिवेंचर की करें तो देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। डिवेंचर्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इजिली क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस था, और ये डिफरेंस इजी सा डिफरेंस है और ये आना चाहिए, और यहाँ से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिवेंचर, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 100% क्वेश्चन, ये टाइप्स ऑफ, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर या टाइप्स ऑफ डिवेंचर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है। ये आप समझ लो कि ये 100% मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपसे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछे और चाहे आपसे टाइप्स ऑफ डिवेंचर पूछे। हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा था, वो भी बहुत इजी सा टॉपिक था, सब कुछ समझने वाला था, कुछ भी उसमें रटने वाला नहीं था। इसको भी हम समझेंगे, कुछ भी यहाँ रटने वाला नहीं है। आप बड़े आसानी से सब टाइप्स को याद कर सकते हो और उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जो डिवेंचर हैं इनको 5 बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, 5 बेसिस पे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। 5 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है, और हर कैटेगरी में 2-2 टाइप है, हर कैटेगरी में 2-2 टाइप है। और सबसे खास बात है दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर एक कैटेगरी में 2 टाइप है तो दोनों एक दूसरे की क्या है, उल्टे हैं। मतलब अगर हमसे एक बनेगा तो हमसे दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड की। अगर रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवेंचर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक होता है बियरर डिवेंचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर की। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर्स होते हैं, ऐसे डिवेंचर्स जो कि कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स का जो रजिस्टर्ड होता है, जिसमें डिवेंचर होल्डर्स के नाम मेंटेन किए जाते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। तो ऐसे डिवेंचर्स जो कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स के रजिस्टर में जिनका नाम मेंशन हो, जो रजिस्टर्ड हो, वो क्या कहलाते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, जो स्कूल जाया करते थे जुलाई के मंथ में, तो
जो अटेंडेंस हमारा रजिस्टर होता था, उस अटेंडेंस रजिस्टर में सभी बच्चों के नाम नहीं लिखे होते थे। उस अटेंडेंस रजिस्टर में उसी बच्चे का नाम होता था जिसकी जुलाई मंथ में एडमिशन फीस डिपॉजिट हो चुकी होती थी। तो मतलब वो बच्चा क्या हो जाता था, वो बच्चा क्या हो जाता था, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाता था। और जिनका नाम रजिस्टर पे नहीं मेंशन होता था तो वो अभी क्या होता था, अनरजिस्टर्ड होता था। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जिनका नाम डिवेंचर होल्डर्स की लिस्ट में है, कंपनी ने जो रजिस्टर मेंटेन किया है उस लिस्ट में जिनका नाम लिखा हुआ है वो क्या कहलाते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। दूसरा, रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं तो उनका नाम कंपनी के अगर रजिस्टर पे लिखा हुआ है तो कंपनी को जब भी पेमेंट करना होता हो, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट का चाहे इंटरेस्ट अमाउंट का, तो वो पेमेंट उसी को करेगी जिसका नाम उनके रजिस्टर में क्या हो, मेंशन हो। पर बियरर के साथ ऐसा नहीं। बियरर का हिंदी मतलब होता है बाघ, बियरर का मतलब होता है बाघ, या इसको हम होल्डर भी कहते हैं। जो भी होल्डर होगा इसका, जो भी इस डिवेंचर का होल्डर होगा वो पेमेंट उसको रिसीव होगा। कहने का मतलब ये कि बियरर डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनका कंपनी के रजिस्टर में कोई भी नाम मेंशन नहीं होता है, मतलब इनकी रिकॉर्डिंग कंपनी रजिस्टर में कहीं पे भी नहीं होती है। इस तरह के जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं। और बियरर डिवेंचर्स का मतलब ये है कि जो भी ये डिवेंचर लेके कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी को जो भी अमाउंट पे करना होगा, चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे वो प्रिंसिपल का हो, वो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो उसे बियर कर रहा होगा, जो मतलब उसको लेके जाएगा। अगर मैं लेके जा रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा, आप लेके जा रहे हो तो आपको मिल जाएगा, आपका कोई दोस्त लेके जा रहा है तो उसे मिल जाएगा, क्योंकि उसमें किसी का भी नाम मेंशन नहीं होता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें हम चेक जो होता है, चेक दो तरह के, हमने अगर बात करें दो तरह के चेक आप सुने होंगे, एक अकाउंट पे ही होता है और एक कैसा होता है, एक बियरर चेक होता है। तो बियरर चेक क्या होता है, बियरर चेक में आप कोई भी, अगर हमने लिख दिया 5,000 का चेक काट के दे दिया, अगर वो बियरर चेक है तो कोई भी जाके उसे क्या कर सकता है, कैश करवा सकता है। जिसके पास भी वो चेक है वो ले जाके उसे कैश करवा सकता है। तो बियरर चेक कौन से होते हैं, ये वाले, ये बियरर चेक जैसे होते हैं। जो भी डिवेंचर को लेके जाएगा, जो भी उसे बियर करेगा, उसे क्या होगा, कैश मिल जाएगा। और जो अकाउंट पे ही होते हैं, वो अकाउंट पे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं। अकाउंट पे चेक में क्या होता है कि जिसका भी नाम उस चेक पे लिखा होगा, अगर चेक हमारा अकाउंट पे ही है तो पैसा उसी को रिसीव होगा, उसी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाएगा जिसका नाम उसमें क्या है, मेंशन है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होल्डर होते हैं जिनका कंपनी के पुस्तकों में नाम लिखा होता है, कंपनी के रजिस्टर में जिनका नाम मेंशन होता है। ठीक है, और बियरर वो होते हैं जिनका कंपनी के रजिस्टर में कोई भी नाम मेंशन नहीं होता है। ठीक, फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में दो तरह के हमारे पास डिवेंचर है, एक है सिक्योर्ड और दूसरा क्या है, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड को हम मॉर्गेज डिवेंचर भी कहते हैं और अनसिक्योर्ड को हम नेकेड या सिंपल डिवेंचर भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है, लिखा ही हुआ है मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। ठीक, ऐसे डिवेंचर्स जिनको इशू किया गया है कंपनी ने, ऐसे डिवेंचर्स जिसको कंपनी ने इशू किया है अपनी एसेट्स को गिरवी रखकर, अपनी एसेट्स को गिरवी रखकर, मतलब जो डिवेंचर इशू किए गए हैं उसके अगेंस्ट में अगर कोई एसेट मॉर्गेज है, अगर कोई एसेट गिरवी है तो वो क्या है, सिक्योर्ड डिवेंचर है। और जिनके अगेंस्ट में कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं है, जिनके अगेंस्ट में कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं है, कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखी गई है, वो क्या कहलाते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। ठीक, तो ऐसे डिवेंचर्स जिनके अगेंस्ट में कोई ना कोई एसेट मॉर्गेज है, कोई ना कोई एसेट गिरवी रखी हुई है, वो कहलाते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। और जिनके अगेंस्ट में कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं है वो क्या कहलाते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन की। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, तो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के होते हैं हमारे पास, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेबल। ठीक है, रीपेबल मतलब वापस, पैसा वापस करने की बात है। रिडम्पशन का मतलब क्या है कि डिवेंचर्स का जब हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब हम पैसा वापस करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, वो कहलाता है क्या, हमारा रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होते हैं, ऐसे डिवेंचर्स जो एक निश्चित समय के बाद, एट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम,
जिनका एक निश्चित समय के बाद रीपेबल कर दिया जाता है, कैपिटल का, जिनका एक निश्चित समय के बाद पैसा वापस कर दिया जाता है एट अ फिक्स स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित अवधि के बाद जिनका पैसा वापस कर दिया जाता है वो कहलाते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। और इसी का उल्टा इरिडीमेबल, ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जिनका पैसा वापस करने की कोई डेट नहीं होती है, इनका पैसा तभी वापस होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, और एट द माइंडिंग ऑफ कंपनी मतलब जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तभी उनका पैसा वापस किया जाएगा, वो कहलाते हैं क्या, इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल क्या, जिनका एक निश्चित अवधि बाद पैसा वापस कर दिया जाता है वो रिडीमेबल है, और जिनका पैसा वापस करने की कोई भी स्पेसिफाइड डेट नहीं होती है, उनका पैसा सिर्फ लिक्विडेशन के वक्त, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कंपनी समाप्त होती है तब वापस किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, इरिडीमेबल। ठीक, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। तो यहाँ पे दो तरह के हैं, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। ठीक, तो कन्वर्टिबल को होते हैं ऐसे डिवेंचर्स जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे डिवेंचर्स जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कहलाते हैं क्या, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ऐसे डिवेंचर्स जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कहलाते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। और ऐसे डिवेंचर्स जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ठीक है, एकदम इजी से कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब हमने बताया था इंटरेस्ट रेट, जो डिवेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, कूपन रेट। तो यहाँ बात कर रहा है इंटरेस्ट रेट की। तो ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब है ऐसे डिवेंचर्स जिन पर रेट क्या है, स्पेसिफाई, ऐसे डिवेंचर्स जिनका जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है वो स्पेसिफाई है, फॉर एग्जांपल 9%, 10%, 12%, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्पेसिफिक कूपन रेट। और ऐसे डिवेंचर्स जिनका रेट स्पेसिफाई नहीं, जिनका रेट स्पेसिफाई नहीं है, जिसपे कोई भी रेट ही नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे जीरो कूपन रेट। ठीक, तो हमने 5 बेसिस देखे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, दो तरह के, रजिस्टर्ड और बियरर। फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड को मॉर्गेज भी कहते हैं और अनसिक्योर्ड को नेकेड या सिंपल डिवेंचर भी कहते हैं। फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ठीक, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ठीक, उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, तो कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ जीरो, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, तो दो तरह के, स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। ठीक, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पढ़ना है, थ्योरी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पढ़ना है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का। ठीक है, आपको पढ़ना है डिवेंचर, डिवेंचर के फीचर्स, उसके बाद शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस, और उसके बाद टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर ही पढ़ना है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की, कि डिवेंचर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने पहले भी बताया था कि ये बहुत कुछ कनेक्टेड है हमारा, कहां से, शेयर से। अगर हमसे शेयर के न्यूमेरिकल बन रहे होंगे तो ये हमसे बहुत आसानी से बन जाएगा, मतलब कोई भी अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं इसको सीखने के लिए। ठीक है, मतलब दोनों चैप्टर एक दूसरे से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक दूसरे से लिंक है। हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था, तो हमने इशू ऑफ शेयर्स में दो कैटेगरी पढ़ी थी, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश और एक पढ़ा था कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो डिवेंचर में भी ये दो कंडीशंस होती हैं, इसके अलावा भी कंडीशन होती है, इसके अलावा भी डिवेंचर इशू किया जाता है, जैसे फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू किया जाता है। पर हमें जो दो टॉपिक कवर करने हैं वो ये करने हैं, फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश जब पैसे के लिए, और कंसिडरेशन अदर देन कैश हमने देखा था परचेज ऑफ एसेट्स या बिजनेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो फॉर कैश में हमने दो कंडीशन देखी थी, एक कंडीशन हमने देखी थी लमसम की और एक कंडीशन हमने देखी थी इंस्टॉलमेंट की। एक कंडीशन हमने देखी थी लमसम की और एक कंडीशन देखी थी हमने इंस्टॉलमेंट में। लमसम में क्या होता था, लमसम में पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में कंपनी क्या करती थी, डिमांड करती थी, एक ही बार में पूरा पैसा वो मांग लेती थी और एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट कर देती थी।
ठीक, इंस्टॉलमेंट में क्या था, कंपनी पैसा किस्तों में मांगती थी, तो यहाँ डिवेंचर पे भी सेम लमसम मेथड है और सेम हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमसे आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये शेयर्स में हमने क्या हुआ है, पढ़ा है। ठीक, ये पूरा का पूरा टॉपिक सेम एज इट इज है शेयर जैसे, सेम एज शेयर जैसे। ठीक, उसके बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी सेम है शेयर जैसा, सेम एज शेयर जैसा। ठीक, अब हम बात करते हैं इंक्रीज की, कि हमें इंक्रीज कैसे करना है। तो इंक्रीज में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपका मूल मंत्र है और ये आपको ध्यान रखना है और आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना है। हमने जो इंक्रीज की थी, तो जब हमने इंस्टॉलमेंट मेथड की बात की थी तो हमने कहा था कि हर कंडीशन के लिए, मतलब हर इंस्टॉलमेंट के लिए दो दो एंट्री होती है, एक ड्यू एंट्री और एक रिसीविंग एंट्री। और एप्लीकेशन के वक्त रिसीविंग एंट्री पहले होती है और उसके बाद क्या होती है, ड्यू एंट्री। बाकी फिर एप्लीकेशन के बाद पहले ड्यू एंट्री होती है और फिर क्या होती है, रिसीविंग एंट्री। ठीक, तो आपको उन्हीं एंट्रीज में थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, जहां पे भी सारी एंट्रीज सेम रहेंगी, जहां पे भी शेयर वर्ड था तो रिप्लेस कर देना है शेयर को किससे, डिवेंचर से। और जहां पे शेयर कैपिटल लिखते थे वो शेयर कैपिटल को रिप्लेस कर देना है किससे, परसेंट डिवेंचर से। ठीक, शेयर के यहाँ रिप्लेस करना है डिवेंचर और शेयर कैपिटल के यहाँ रिप्लेस करना है परसेंट डिवेंचर। चलिए हम देखते हैं कैसे शेयर से जो हमने एंट्री सीखी थी उससे हम डिवेंचर की एंट्री पास करेंगे। ये ऊपर लिखा हुआ है शेयर्स की एंट्री, हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री लिख के रखी है। ये एप्लीकेशन की एंट्री थी और ये अलॉटमेंट की एंट्री थी। तो सबसे पहली एंट्री हम जो करते थे वो होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब हमने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जहां पे शेयर है, ये जो शेयर लिखा हुआ है इस शेयर को रिप्लेस कर देना है किससे, डिवेंचर से। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर क्या लग जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक, उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी शेयर को डिवेंचर से रिप्लेस करना है और ये जो शेयर कैपिटल लिखा हुआ है इसे परसेंट डिवेंचर से रिप्लेस करना है। तो हमारी एंट्री क्या जाती थी, शेयर को हमने रिप्लेस किया डिवेंचर से, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल को हमने रिप्लेस किया परसेंट डिवेंचर से, तो एंट्री क्या हो गई हमारी, टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ठीक, उसके बाद अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट की एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर से इस शेयर को हमें रिप्लेस कर देना है किससे, डिवेंचर से, और ये जो शेयर कैपिटल लिखा है इसको रिप्लेस कर देना है परसेंट डिवेंचर से। मतलब ये कि कहने का कि आपको जहां भी शेयर आप लिखते थे उसे आप डिवेंचर से रिप्लेस करना है और जहां पे आप शेयर कैपिटल का यूज करते थे उसे परसेंट डिवेंचर से रिप्लेस करना है। बाकी सारी प्रोसेस सेम, चाहे वो अमाउंट लिखने का तरीका हो, चाहे वो क्वेश्चन का डाटा नोट करने का तरीका हो, सब कुछ सारी प्रोसेस सेम है। नरेशन भी सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको शेयर के डिवेंचर का यूज करना है। ठीक है, हम सबसे पहले जो क्वेश्चन देखेंगे वो लमसम का देखेंगे और इंस्टॉलमेंट मेथड के आपने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर्स में लगाए हुए हैं तो वो आपसे मुझे लगता है कि बन जाएगा। हम लमसम का देखेंगे और कंसिडरेशन अदर देन कैश के देखेंगे और इनके हम सारे केसेस को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे एंट्री होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लमसम और कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कहना चाहिए शेयर या डिवेंचर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले लमसम। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो हमने बताया था जैसे इशू ऑफ शेयर्स करते थे तो शेयर हमारा इशू ऑफ शेयर्स जो हम पढ़े थे तो हमारा शेयर्स कैसे इशू होता था, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट हमने वहां पे नहीं पढ़ा था क्योंकि वहां पे पब्लिक को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो रहे थे। पर जब हमने शेयर और डिवेंचर का डिफरेंस पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पर भी इशू होते हैं। तो मतलब तीनों कंडीशन यहाँ पे भी सेम है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट पार का मतलब क्या था कि जब फेस वैल्यू से बराबर, इशूड एट पार का मतलब था जब फेस वैल्यू के बराबर इशू प्राइस हो तो कहलाता था इशूड एट पार। इशूड एट प्रीमियम क्या था, जब फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रहे हो वो कहलाता था इशूड एट प्रीमियम, और जब फेस वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हो तो वो कहलाता था हमारा क्या, डिस्काउंट। प्रीमियम को हमने देखा था कि प्रीमियम के बारे में अगर कुछ नहीं बताया जाता था क्वेश्चन पे तो प्रीमियम हमेशा कहाँ होता था, अलॉटमेंट में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा, चाहे वो प्रीमियम की बात हो चाहे वो डिस्काउंट की बात हो। प्रीमियम के बारे में हमने ये भी देखा था कि प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता था, कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता था, इस कारण से वो क्या होता था, क्रेडिट होता था।
लेकिन डिस्काउंट इसका उल्टा है, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो चलिए हमने दो कंडीशंस लिखी हैं, एक पार की है और एक हमारी डिस्काउंट की है। लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, गणपत लिमिटेड इशूड 4012% डिवेंचर। गणपत लिमिटेड ने 4000 डिवेंचर इशू किए हैं और ये जो 12% डिवेंचर लिखा हुआ है, ये डिवेंचर का सिर्फ नाम है। इस 12% का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं है। ये 12% डिवेंचर पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताता है कि ये जो 4000 डिवेंचर इशू किए गए थे उन पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट फिक्स था, वो था 12% का। तो ध्यान रहे, डिवेंचर के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, इसका हमारे लिए कोई भी रेलेवेंस नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो डिवेंचर इशू किए गए थे वो एक डिवेंचर की कीमत कितनी थी, 100 रुपीज ईच एट अ पार। ये पार वैल्यू पे इशू हुआ था, मतलब फेस वैल्यू के बराबर ही हमारी क्या थी, इशू प्राइस थी। 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए पर ही इशू किया गया था। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे पेबल था, मतलब लमसम की कंडीशन थी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द डिवेंचर्स एंड वर डूली अलॉटेड। एप्लीकेशंस सभी डिवेंचर्स के लिए रिसीव हुए थे और सभी का अलॉटमेंट भी कर दिया गया था। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हमने जब शेयर्स का लमसम का केस किया था तो शेयर्स में हमने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, सॉरी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा, बस रिप्लेस करना है शेयर की जगह डिवेंचर और शेयर कैपिटल की जगह परसेंट डिवेंचर। तो हमारी जो पहली एंट्री हो जाएगी वो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर। अमाउंट लिखने की जब बारी आएगी तो अमाउंट लिखने का भी तरीका हमारा सेम रहेगा, सेम जैसे शेयर पे था। 4000 डिवेंचर थे, एक डिवेंचर की कीमत थी 100 रुपए, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 लाख, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 4 लाख, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 4 लाख, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 4 लाख। नरेशन भी सेम लिखेंगे, सिर्फ जहाँ पे शेयर लिखते थे वहां पे क्या लिखना है हमको, डिवेंचर। ठीक, तो ये था हमारा पार की कंडीशन का। अब इसी का हम देखते हैं डिस्काउंट की कंडीशन की कैसे हम करेंगे एंट्री। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिहार सीमेंट लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर। इस बार 10,000 डिवेंचर, और डिवेंचर पे जो रेट फिक्स है वो कितने परसेंट का है, 10% का है, जिसका हमारे क्वेश्चन पे कोई रेलिवेंस नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑफ ₹100 ईच, ये भी 100 रुपीज के थे, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। ये जो डिवेंचर इशू किए गए थे 100 रुपए वाले, इसे 4% के डिस्काउंट पर इशू किया गया था। 4% का डिस्काउंट पर इशू किया गया था, इसका मतलब था कि जो 100 रुपीज का डिवेंचर था उसे कितने पे इशू किया गया है, 96 पे, और 4 रुपीज का क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन अलॉटमेंट, पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ ही मिल गया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, और आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करना है। ठीक, हमको ध्यान ये रखना है कि देखिए एंट्री तो हर बार यही होगी, बस जब डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट ऐड हो जाता है, और जब प्रीमियम होता है तो प्रीमियम ऐड हो जाता है। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो एंट्री हमने यहाँ लिखी है सेम एज इट इज वही एंट्री यहाँ पे भी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री हमने क्या लिखी है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट। अगर क्वेश्चन पे प्रीमियम होता तो प्रीमियम क्रेडिट होता, यहाँ ऐड हो जाता, पर क्वेश्चन पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक, अब जब शेयर हमारा डिस्काउंट पे इशू हुआ है, सॉरी डिवेंचर हमारा डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो जो हमें पैसा रिसीव होगा, जो हमें पैसा रिसीव होगा वो डिस्काउंट को छोड़कर होगा, मतलब डिस्काउंट को काट कर। जैसे 10,000 शेयर्स डिवेंचर्स थे, 100 रुपीज का ईच था, तो मतलब कहने का ये कि 10 लाख रुपीज होना चाहिए, लेकिन अब उससे कितना रिसीव हो रहा है, सिर्फ 96। तो मतलब ये कि जो हमारी एंट्री होगी वो होगी अमाउंट 10,000 इंटू 96 से रिसीव होगा, और ये हो जाएगा 9,60,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 9,60,000। ठीक, यहाँ पे जब एंट्री लिखने की बात आएगी, एंट्री हमने लिख दी है, अमाउंट जब लिखेंगे तो अमाउंट यहाँ पे डिवेंचर पे हमारे पास 10,000 डिवेंचर्स थे, और एक डिवेंचर की कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, तो इस हिसाब से यहाँ कितना पैसा होना चाहिए था, 10 लाख। ठीक, डिस्काउंट कितने रुपीस का था, 4 रुपए का डिस्काउंट था, तो 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 4 रुपीज के हिसाब से ये हो जाएगा 40,000। मतलब आपको जो रिसीव होगा वो कितना पैसा रिसीव होगा, 9,60,000। ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहीं पे प्रीमियम का केस होता तो डिस्काउंट हट जाता और प्रीमियम हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। तो और जो रिसीविंग एंट्री हमारी होती तो प्रीमियम के अमाउंट को जोड़कर होती, यहाँ पे डिस्काउंट के अमाउंट को छोड़कर हुई है और वहां पे प्रीमियम के अमाउंट को जोड़कर होती। ठीक है, तो ये था हमारा लमसम का 2 क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन अदर देन केस की। हमने एक ही क्वेश्चन पे तीनों केस लिया है, मतलब इशूड एट पार पे क्या होगा, इशूड एट प्रीमियम पे क्या होगा, और इशूड एट डिस्काउंट पे क्या होगा। ठीक है, लिखा हुआ है, कंपनी परचेज्ड एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹99,000। कंपनी ने एक एसेट परचेज की है और कितने की, 99,000 की, फ्रॉम एन अदर कंपनी, एक दूसरी कंपनी से। यहाँ पे ना ही एसेट का नाम दिया है और ना ही वेंडर कंपनी का नाम दिया है। ठीक है, तो अगर एसेट्स और कंपनी का नाम नहीं दिया होता है, अगर नाम दिया होता है तो फिर हम एसेट की जगह एसेट का नाम लिखते हैं, कंपनी की जगह कंपनी का नाम लिखते हैं। पर इन केस अगर क्वेश्चन पे ये गिवन नहीं होता है तो हम सिंपली एसेट्स को डेबिट करते हैं और कंपनी की जगह वेंडर कंपनी का यूज करते हैं। वेंडर कौन होता है, जिससे कंपनी दूसरे कंपनी से एसेट्स परचेज कर रही है, वो वेंडर कंपनी होती है। ठीक है, तो जैसे हमने यहां से यहां तक पढ़ा, अ कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹99,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। तो यहाँ पे हमने शेयर में देखा था कि 2 एंट्री होती थी, एक एसेट्स को परचेज करने की और दूसरा शेयर को इश्यू करने की। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, पहली एंट्री होगी एसेट्स को परचेज करने की और दूसरी एंट्री होगी परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने के लिए डिवेंचर इश्यू करने की। ठीक, तो सबसे पहली जो एंट्री हमारी होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी अकाउंट। कितने की एसेट्स थी, 99,000 की, 99,000 की। तो जो परचेज करने की हमारी एंट्री होगी वो हर केस में क्या होगी, सेम होगी। मतलब यहां पे भी सेम एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी अकाउंट, 99,000 और ये भी 99,000। यहां पे भी सेम एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी अकाउंट, 99,000 और तीनों का सेम नरेशन होगा, बीइंग एसेट परचेज। ठीक है, अब सेकंड जो एंट्री होती है परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने के लिए, तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखते हैं। It was agreed that, ये एग्री किया गया कि the purchase consideration be paid by issuing 11% डिवेंचर of ₹100 each। ये जो परचेज कंसिडरेशन का हमें पेमेंट करना है वो हम 11% वाले डिवेंचर इशू करके करेंगे, और एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी दी गई है, 100 रुपीज एक डिवेंचर की कीमत है। एज्यूम डिवेंचर हैव बीन इशूड एट पार, एक बार ये मान के करना है कि डिवेंचर हमारा पार वैल्यू पे इशू है, एक बार ये मान के करना है कि डिवेंचर हमारा 10% के डिस्काउंट पर इशू है, और एक बार ये मान के करना है कि डिवेंचर हमारा 10% के प्रीमियम पर इशू है। ठीक है, तो पार वैल्यू पे जब इशू होता है तो सिंपल सी एंट्री होती है हमारी क्या, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर,
टू 11% डिवेंचर अकाउंट। ठीक, अब 99,000 का पेमेंट करने के लिए 99,000 का पेमेंट करने के लिए 100 रुपीज वाले कितने डिवेंचर हमें इशू करने पड़ेंगे, ये निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। सेम फॉर्मूला हमने शेयर पे भी देखा था, वहां पे बस डिवेंचर की जगह पे क्या था, शेयर था। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड में फॉर्मूला है टोटल अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ पर डिवेंचर। तो टोटल अमाउंट हमें कितना पेबल करना है, 99,000। तो ये हो जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ पर डिवेंचर। इशू प्राइस हमारी कितनी थी, 100 रुपीज। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 990। मतलब 990 डिवेंचर हमको क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 990 डिवेंचर इंटू 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 99,000। 99,000 नरेशन क्या हो जाएगा, बी 990 11% डिवेंचर इशूड। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, बात कर रहे हैं हम डिस्काउंट की। तो हमने बताया था यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा हमारा, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है इसलिए डेबिट होगा, और प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जो भी डिस्काउंट होता है या प्रीमियम होता है वो हमेशा डिस्काउंट डेबिट होगा और प्रीमियम हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। चलिए हम बात करते हैं अगर दूसरे एंट्री की यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी हमारी, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, टू 11% डिवेंचर अकाउंट। देखिए ये एंट्री तो सेम है जो हमने यहाँ की थी, बस इसमें ऐड क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ऐड क्या हो जाएगा हमारा, डिवेंचर ऐड हो, डिस्काउंट इशू हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। अब यहाँ पे फिर से वही कहानी कि कितने डिवेंचर हमें इशू करने पड़ेंगे 99,000 का कंसिडरेशन पे करने के लिए, अगर हमारे डिवेंचर इशू हो रहे हैं डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के डिस्काउंट पर। तो फिर से सेम फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल अमाउंट पेबल। तो टोटल अमाउंट कितना देना था हमें, 99,000। अब इशू प्राइस इस बार हमारी कितनी है, इशू प्राइस है हमारी 90 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा, 1100। मतलब आपको कितने डिवेंचर्स पे करने पड़ेंगे, 1100 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे 100 रुपीज वाले। ठीक है, तब जाके आपका जो परचेज कंसिडरेशन 99,000 का होगा वो क्या होगा, पूरा होगा। तो जब अमाउंट अगर लिखने की बात आती है तो यहाँ पे हम कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 1100 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और एक डिवेंचर की कीमत कितनी थी, 100 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1,10,000। ठीक, डिस्काउंट कितने रुपीज का, 10 रुपीज का था, तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 1100 डिवेंचर्स पर 10 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 11,000। ठीक, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 99,000। मतलब कहने का ये कि जब आपके डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो आपको जो परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करना पड़ रहा है उसके लिए आपको ज्यादा डिवेंचर इशू करने पड़ रहे हैं। 99,000 का पेमेंट करने के लिए आपको 1,10,000 के डिवेंचर क्या करने पड़ रहे हैं, इशू करने, क्योंकि हमारा डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। ठीक, फिर बात करते हैं हम प्रीमियम की। तो प्रीमियम में भी हमारी एंट्री सेम रहेगी सेकंड वाली, बस प्रीमियम ऐड हो जाएगा वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, अब यहाँ पे भी परचेज कंसिडरेशन में कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, वो डिवेंचर इशू करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमें 99,000 पेमेंट करना था और हमारी इशू प्राइस कितनी है, 1110। ठीक, तो कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, 900। मतलब 900 अगर हम डिवेंचर प्रीमियम पर इशू कर दें 100 रुपए वाले 10% के प्रीमियम पर, तो हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अमाउंट कैसे हो जाएगा, 99,000, और यहाँ पे डिवेंचर्स पे 900 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपए वाले, तो ये कितना हो जाएगा, 90,000,
और 900 डिवेंचर्स पर 10 रुपए का प्रीमियम है, तो ये कितना हो जाएगा 9000, और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 99,000। ठीक, ये जो कैलकुलेशन है ये आपको क्वेश्चन के नीचे फॉर्मूला लिख के और वर्किंग नोट में क्या करना है, शो करना है। ठीक, तो ये था हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश का। हमने तीनों केस की बात कर ली है, अब इससे ज्यादा कोई केस होता नहीं है। आपको अपने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश के और लमसम के, चाहे वो शेयर के हों और चाहे वो डिवेंचर्स के हों। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे फिर रिडम्पशन की। अब हम बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की, कि डिवेंचर का रिडम्पशन कैसे होता है। इसके न्यूमेरिकल्स तो अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता है, पर अक्सर न्यूमेरिकल इसके नहीं पूछे जाते हैं, पर थ्योरी इसकी एक क्वेश्चन रहता है। तो हम वो सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जो क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो हम मानिए रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। रिडम्पशन का सिंपल सा मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम डिवेंचर होल्डर्स। जब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही थी तो क्या कर रही थी, डिवेंचर जब कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इशू कर रही थी मतलब कंपनी लोन ले रही थी, कंपनी डिवेंचर होल्डर से क्या कर रही थी, लोन ले रही थी। अब रिडम्पशन का मतलब क्या है कि जो डिवेंचर होल्डर से लोन कंपनी ने लिया था उस लोन को कंपनी अब क्या करेगी, वापस करेगी। अब वो टाइम आ गया है, जैसे हमने उसके मीनिंग में पढ़ा था कि डिवेंचर में क्या होता है, टर्म्स और कंडीशन होती है फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के बाद रीपेमेंट करना पड़ता है हमें लोन का। ठीक है, तो अब वो निश्चित समय आ गया है। अगर हमने वो कहा कि 5 साल के लिए कंपनी ने लोन लिया था तो 5 साल के बाद रिडम्पशन 5 साल के बाद होगा, तो फिर क्या प्रोसेस होगी, क्या अकाउंटिंग होगी। तो रिडम्पशन का सिंपल सा मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर से कंपनी ने जो लोन लिया था उस लोन के वापसी से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब भी कंपनी को रिडम्पशन करना होगा, जब भी कंपनी को रिडम्पशन करना होगा तो रिडम्पशन करने के पहले कंपनी को 3 बड़े मेजर इश्यूज को डील करना पड़ता है। कंपनी को 3 बड़े मेजर इश्यूज को डील करना पड़ता है। पहला मेजर इशू है टाइम। पहला मेजर इशू है टाइम, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ रिडम्पशन। कंपनी को पहले से ये डिसाइड करना होता है, कंपनी को ये पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ रिडम्पशन कब है, मतलब उसे रिडम्पशन करना कब है। ये जो रिडम्पशन की प्रोसेस उसे करना है, कि रिडम्पशन की प्रोसेस कब होगी, टाइम ऑफ रिडम्पशन, कब हमें डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना है। अच्छा, अगर टाइम डिसाइड हो गया, उसके बाद जो दूसरा इशू है वो है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिडम्पशन। अब जो रिडम्पशन हमें करना है, टाइम हमें पता चल गया कि चलिए ठीक है अगस्त में हमें रिडम्पशन करना है, अगस्त 2020 में हमें रिडम्पशन करना है, टाइम डिसाइड हो गया। ठीक, अब जब अगस्त 2020 में हमें रिडम्पशन करना है तो रिडम्पशन में हमें कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा दूसरा इश्यू है अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, कि अमाउंट हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। जब ये दोनों एस्पेक्ट हमारे रेडी हो जाते हैं, जब ये डिसाइड हो जाता है, ये पता चल जाता है, इन दोनों की पूर्ति के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस, आखिर ये अगस्त में जो हम रिडम्पशन करने वाले थे और हमें इतने पैसे की जरूरत थी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कि इस समय पर इतना पैसा कहां से आएगा, उसके सोर्सेस क्या है, इस समय पर इतना पैसा कहां से आएगा, उसके सोर्सेस क्या है। कि भाई अगस्त में अगर हमें मान लेते हैं 10 करोड़ की आवश्यकता है, तो ये 10 करोड़ जो आएंगे हमारे पास, उसका सोर्स क्या है, कहां से ये पैसा आएगा जो अगस्त में हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, किसका, लोन का। ठीक है, तो ये 3 मेजर इश्यूज होते हैं रिडम्पशन करने से पहले। इन तीनों इश्यूज को कंपनी को डील करना पड़ता है, टाइम ऑफ रिडम्पशन, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन एंड सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। कि टाइम क्या होगा, अमाउंट कितना होगा और सोर्सेस क्या होगा, उस अमाउंट की भरपाई हम कहां से करेंगे, वो अमाउंट हमारे पास कहां आएगा जो हम यूज करने वाले हैं रिडम्पशन प्रोसेस में। ठीक है, तो बात करते हैं हम सोर्सेस की। हम बात करते हैं सोर्सेस की कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं, कहां कहां से रिडम्पशन किया जा सकता है, ये जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है रिडम्पशन में, ये कहां से आता है, इसके सोर्सेस क्या क्या है।
सबसे पहला सोर्स है आउट ऑफ कैपिटल। या तो कंपनी चाहे अपने कैपिटल से रिडम्पशन कर सकती है, मतलब जो कंपनी ने कैपिटल इकट्ठा की है उसी कैपिटल को फिर से क्या कर दे, वापस कर दे। पर ये अलाउ नहीं है, 100% कैपिटल से रिडम्पशन अलाउ नहीं है और ये सही भी नहीं माना जाता, क्योंकि अगर कैपिटल से हम रिडम्पशन कर देंगे, कैपिटल से अगर कंपनी रिडम्पशन करती है तो इससे क्या होगी, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तरीका सही नहीं माना जाता है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है। ठीक है, दूसरा है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके जो भी रिटेन्स अर्निंग्स हैं, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस प्रॉफिट से ही वो रिडम्पशन करे, उस प्रॉफिट से ही वो क्या करे, रिडम्पशन करे। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तीसरा है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स का मतलब है इसकी टोपी उसके सर। इसकी टोपी उसके सर का मतलब ये कि जैसे हमने राम एक डिवेंचर होल्डर है, राम से हमने 10 लाख रुपए लिए थे, राम से हमने 10 लाख रुपीस लिए थे। अब राम का पैसा लेना है तो हम श्याम से ले लें और राम को दे दें। जब श्याम का देना हो तो मोहन से ले लें, फिर श्याम को दे दें। फिर जब मोहन को देना हो तो फिर हम रहीम से ले लें, फिर मोहन को दे दें। मतलब इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। तो ऐसा कंपनी भी यूज करती है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। मतलब अगर किसी को 10 लाख रुपए लेने हैं तो 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए कंपनी ने फिर से नए शेयर्स इशू कर दिए या फिर से नए डिवेंचर्स को इशू कर दिए, और जो 10 लाख रुपए वहां से आया उससे पुराने डिवेंचर होल्डर्स का पैसा उसने रीपे कर दिया। तो ये कहलाता है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, की कंपनी फिर से नया फ्रेश इशू कर दे और डिवेंचर क्या कर दे, इशू कर सकती है। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स और डिवेंचर्स। कन्वर्जन में हमने पढ़ा था कल डिफरेंस, हमने जब डिफरेंस देखा तभी, तो डिवेंचर्स क्या होते थे, कन्वर्ट हो सकते थे शेयर्स में। डिवेंचर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। और शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। अभी मान लेते हैं कि डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स हैं, जो कि हैं डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स हैं। अभी हमने कंपनी को उधार दे रखा है पैसा, तो हम पैसा अपना मांग रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें कंपनी का मालिक बना दिया, कंपनी ने हमारे डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, अब हम क्रेडिटर से कन्वर्ट हो गए किसमें, ओनर में। क्रेडिटर से कन्वर्ट हो गए ओनर में, तो अब हम किससे पैसा मांगेंगे। तो कंपनी कभी कभी ऐसा भी करती है कि कन्वर्ट कर देती है हमारे डिवेंचर्स को किसमें, शेयर्स में या नए डिवेंचर्स में, या नए डिवेंचर्स में। पांचवा है आउट ऑफ सोल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कंपनी ने कोई एसेट्स का सेल किया है, कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल किया, उससे जो पैसा आया है उसका भी कंपनी यूज कर सकती है रिडम्पशन में। तो ये हमारे सोर्सेज थे, ये आपको याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, और थ्योरी का भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन क्या है, रिडम्पशन के कौन कौन से फंड अरेंजमेंट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल भी आया है, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, और जो पिछले साल बस नहीं कई सालों से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके पहले भी कई बार ये बोर्ड पेपर में आ चुका है। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन में हमारे सामने 4 मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन में 4 मेथड है, लमसम मेथड, ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर और रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इन शेयर्स और डिवेंचर। तो सबसे पहला है लमसम मेथड। लमसम का मतलब होता है, हमने लमसम शब्द का मतलब पहले भी आना है, लमसम का मतलब होता है वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट, ठीक। अगर कंपनी लमसम मेथड का यूज कर रही है तो कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी पेड कर रही है, डिवेंचर्स को रीपे कर रही है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब भी डिवेंचर की मैच्योरिटी डेट आएगी, जैसे 5 साल के लिए लोन लिया गया तो 5 साल बाद जब डेट आएगी तो कंपनी पूरा का पूरा पैसा उसका इकट्ठा उठा के उस डिवेंचर होल्डर्स को क्या करेगी, दे देगी, वन टाइम में पूरा पेमेंट कर देगी, जो क्या कहलाता है लमसम पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट पे पूरा का पूरा पैसा अगर कंपनी एक साथ दे देती है, एक साथ रीपे कर देती है, 5 लाख ली थी, 5 का 5 इकट्ठा दे देती है, वो कहलाता है हमारा क्या, लमसम मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड है ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड, इसे हम इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है कि कंपनी लॉटरी सिस्टम अपनाती है। हर साल कुछ, जैसे मान लेते हैं 100 डिवेंचर होल्डर्स हैं, 100 डिवेंचर होल्डर्स हैं, तो कंपनी डिसाइड करती है हर साल कि हमें जैसे हर साल 10 लोगों को रीपे करना है, तो लॉटरी सिस्टम
अपनाती है, उन 10 में उन 10 की लॉटरी सिस्टम करवाती है, मतलब उनके नाम सेलेक्ट करती है थ्रू लॉटरी मेथड, और उन 10 लोगों को पेमेंट करके फिर अगले साल फिर 10, फिर अगले साल फिर 10। मतलब कहने का मतलब ये कि ग्रुप ऑफ डिवेंचर होल्डर्स में कुछ सेलेक्टेड लोगों को क्या करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, रीपे करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसी को एनुअल ड्राइंग मेथड भी कहा जाता है। ठीक। तीसरा है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, अपने खुद के ही डिवेंचर कंपनी ओपन मार्केट से खरीद लेती है, और ऐसा कंपनी तब करती है जब उसके द्वारा दिए जा रहे इंटरेस्ट पर, जैसे कंपनी ने मान लो कंपनी ने राम से डिवेंचर खरीदा, राम को डिवेंचर इशू किया, कंपनी ने राम को डिवेंचर इशू किया। अब क्या होता है कि जो कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, राम को जो कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, वो उसका रेट हाई है, 10% मान लो कंपनी प्रोवाइड कर रही, पर मार्केट में जो रेट चल रहा है 8% चल रहा है। तो इस कंडीशन में कंपनी 2% उसे एक्सेस जो दे रही है, तो ऐसे डिवेंचर्स, अगर रेट हाई होता है तो ऐसे डिवेंचर्स को कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से क्या कर लेती है, परचेज करके कैंसिल कर देती है, क्योंकि उसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये कहलाता है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट। उसके बाद है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और डिवेंचर, मतलब अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दो, जो भी डिवेंचर्स हैं उनको कन्वर्ट कर दो, या तो शेयर्स में या नए टाइप ऑफ डिवेंचर्स में। तो ऐसे में भी क्या हो जाता है, हमारा रिडम्पशन प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो ये 4 मेथड्स थे हमारे रिडम्पशन के, लमसम, ड्रॉ ऑफ लॉट, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, और चौथा था हमारा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और डिवेंचर्स, या तो कन्वर्ट कर दो शेयर्स में या तो फिर न्यू टाइप ऑफ डिवेंचर्स में। ठीक है, तो ये रिडम्पशन से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, और ये हमको इतना पढ़ना है, मतलब मिनिमम, देखो मिनिमम आपको इतना पढ़ के रखना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप पढ़ लेते हो तो वो अच्छी बात है। ठीक है, और मिनिमम इतना आपको पढ़ के रखना है।